लेवल? फर्स्ट पेपर वैसे देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए तो मैं कहता हूँ बस टीचिंग अच्छी थी क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था, मेरे आपके नोट्स थे और जैसे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस थे कुछ। हाँ, प्रश्नकोश और मैं उसके बीच बीच में करवा दूंगी आपको, क्योंकि वो मैं बना रही हूँ। तो एमसीक्यूज तो आप लोग को सारे मिल जाएंगे सब यूनिट्स पे ना। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। Concept of human rights emerged in different countries during the 17th and 18th century. जो थियोरटिकल पढ़ने वाला सब्जेक्ट टॉपिक होगा ना, जैसे ये पूरा हिस्ट्री है अभी ये। इंग्लैंड, one of the earliest and most important instance of an official document talking about human rights is Magna Carta. Magna Carta Libertum, the Great Charter of the Freedom. The Great Charter of Freedom was a royal charter of rights agreed to by King John of England by at रनी में आई थिंक चिराग। इसको मेरे को लगता है कि इसको मेरे को छोड़ना चाहिए, ये आप लोग खुद रीड आउट कर सकते हो, ये फुल ऑन थियोरटिकल पॉइंट्स है। बताइए जैसे बोलेंगे, अगर आप कहोगे कि रीड आउट करवा दो तो मैं करवा दूंगी, और कहोगे सेल्फ रीड कर लेंगे तो ओके है। गुड इवनिंग ज्योति। ये देखो ना, ह्यूमन राइट्स वाला टॉपिक कर रहे हैं हम। कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिव्स। ठीक है, इसे लेफ्ट आउट करो। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स as it is now understood emerged in 20th century afterward after World War II, 1938 to 1945. It is now understood emerged in 20th century. In 1948, the member state of the United Nations drafted the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Since the adoption of the declaration, the UN, national governments, and independent organizations have worked to advance, promote, and enforce human rights throughout the world. 1948 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का मसौदा तैयार किया। घोषणा को अपनाने के बाद से संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय सरकारों और स्वतंत्र संगठनों ने दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए कार्य किया। यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिव्स, सार्वभौमिकतावाद और सांस्कृतिक सापेक्षवाद। मूल रूप से विचारों को दो स्कूल में इस विवाद में बांटा गया कि क्या सभी मानवाधिकार सार्वभौमिक है या नहीं। The dispute between the two schools of thoughts is about whether all human rights are universal or not. The concept of universalism is based on three fundamental jurisprudential theory: the natural law theory. The main point of this theory is that natural law is standing above mandate positive law and define the alienable human rights which are necessary for all nation states. इस सिद्धांत का मुख्य बिंदु यह है कि प्राकृतिक कानून मानव निर्मित सकारात्मक कानून से ऊपर खड़ा है और
अपरिहार्य मानवाधिकारों को परिभाषित करता है जो भी राष्ट्र राज्यों के लिए आवश्यक है। Rationalism is a theory of universal law based on a belief in the universal human capacity to reason and think rationally. Rationalism supersedes the idea of divine origin of natural law with theory that each individual is involved with certain right due to the universal capacity of all individuals to think rationally. तर्कवाद सार्वभौमिक कानूनों का एक सिद्धांत है जो तर्कसंगत रूप से तर्क करने और सोचने की सार्वभौमिक मानव क्षमता में विश्वास पर आधारित है। तर्कवाद प्राकृतिक कानून की दिव्य उत्पत्ति के विचार को इस सिद्धांत के सार्वभौमिक प्रतिस्थापित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति तर्कसंगत रूप से सोचने के लिए सभी व्यक्तियों की सार्वभौमिक क्षमता के कारण कुछ अधिकारों के साथ संपन्न है। Both natural law and theory of rationalism consider universal human rights not to depend on the cultural diversities एंड स्पेशलिटीज। प्राकृतिक कानून सिद्धांत और तर्कवाद सिद्धांत दोनों सार्वभौमिक मानवाधिकारों को सांस्कृतिक विविधताओं और विशिष्टताओं पर निर्भर नहीं मानते हैं। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि यह सिद्धांत सार्वभौमिक मानवाधिकारों के अस्तित्व को दर्शाता है जो उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना राज्यों के विशाल बहुमत द्वारा मानवाधिकार उपकरणों की स्वीकृति और अनुसमर्थन को ध्यान में रखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वभौमिकता की अवधारणा प्राकृतिक कानून, तर्कवाद और प्रत्यक्षवाद के अपने सहायक सिद्धांतों के साथ व्यक्तिगत संस्कृतियों की बजाय अंतर्राष्ट्रीय कानून में मानवाधिकारों को स्रोत पाती है। इसलिए मानवाधिकारों को अतिरिक्त सांस्कृतिक भी कहा जाता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह दावा है कि मानव मूल सार्वभौमिक होने से दूर विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों के अनुसार बहुत भिन्न होते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के सिद्धांत की प्रमुख कमियों में से एक संस्कृति की धारणा यह है कि जो कुछ अपरिवर्तनीय और स्थिर है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का पूरा सिद्धांत संस्कृति की स्थिर अवधारणा पर आधारित है जो सामाजिक परिवर्तनों और वैचारिक नवाचारों के लिए संस्कृति के लचीलेपन को पहचानने में विफल रहता है। छोड़ो। Practice of sati was discontinued long back, but one instance of it happened in 1987, which is not that long back in my opinion. In India, cultural relativism brand human rights defenders and activists as Western imperialists who are superseding all Indian tradition with Western ones. सती प्रथा को बहुत पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन इस लास्ट जो हुआ था इंडिया में वो 1987 में हुआ। भारत में सांस्कृतिक सापेक्षवाद मानवाधिकारों रक्षकों कार्यकर्ताओं को पश्चिमी साम्राज्यवादी करार करते हैं जो पुरानी भारतीय परंपराओं को पश्चिमी लोगों के साथ प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। After the World War II, a series of conventions and declarations relating to the human rights began from International Bill of Human Rights is a term collectively used for Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, and the Optional Protocol. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Optional Protocol. मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा, न्यायिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और वैकल्पिक प्रोटोकॉल। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और वैकल्पिक प्रोटोकॉल। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में यूएस यूडीएचआर को अपनाया गया था। And this was the first time that the countries agreed on the comprehensive statement of inalienable human right. The UDHR is not a treaty; does not directly create legal obligation for state. The declaration has, however, had a profound influence on the development of international human right law. It is argued that एक सेकंड रुक लो।
सॉरी। ये पॉइंट देख लो। A summary of the 30 articles of the Universal Declaration of Human Rights. Article 1. We all are born free. We all we all have our own thoughts and ideas, and we should all be treated the same way. हम सभी फ्री पैदा हुए, स्वतंत्र पैदा हुए, हम सभी के अपने विचार और विचार हैं, और हम सभी के एक ही साथ से व्यवहार कर रहे हैं। यूडीएचआर में सभी के सभी अधिकार सभी के हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, हम कहाँ से, और हम कुछ भी मानते हो। आर्टिकल 3 बोल रहा है कि हम सभी को जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता और सुरक्षा में रहने का अधिकार है। किसी को भी दास के रूप में नहीं रखा जाएगा, और किसी को भी अपने दास के रूप में रखने का अधिकार नहीं है। किसी को भी यातना देने या किसी को और क्रूर या अमानवीय व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। हम सभी को कानूनी सुरक्षा का एक ही स्तर होना चाहिए, जो भी हम हैं और दुनिया में कहीं भी हैं। कानून सभी के लिए समान है, और हम सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। यदि हमारे साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो हम सभी को कानूनी समर्थन का अधिकार होना चाहिए। किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जेल में नहीं डाला जाना चाहिए, या हमारे देश से दूर नहीं भेजा जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा करने का कोई अच्छा कारण न हो। ये यूएसडीआर के 30 आर्टिकल्स है। इसको देख लेना, बहुत सिंपल सिंपल चीज है। हम नहीं इस पे टाइम किल करते अपना। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध 1966 आईसीसीपीआर। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसे 19 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, और यह मार्च 23 को लागू हुआ था, 1976। The ICCPR recognizes the inherent dignity of each individual and undertakes to promote conditions within state to allow the enjoyment of civil and political rights. Countries that have ratified the convention are, ob- are obligated to protect and preserve basic human rights, and compelled to take administrative, judicial, and legislative measures in order to protect the rights enshrined in the treaty and to provide an effective remedy. Article 4 of ICCPR allows for certain circumstances for state parties to derogate from their responsibility under the convention, such as during times of public emergencies. However, state parties may not derogate from Article 678. There are two optional protocols to the ICCPR which give additional human rights protection.
फर्स्ट ऑप्शन प्रोटोकॉल क्या है? दिस प्रोटोकॉल अलाउज विक्टिम क्लेमिंग टू बी विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन राइट्स टू बी हर्ड human right violation to be heard. The human right committee which is established by the convenient जो अनमन द्वारा स्थापित की गई है के पास पीड़ितों से संचार प्राप्त करने, विचार करने और सुनने का अधिकार क्षेत्र है। पहला विकल्प प्रोटोकॉल अनबन के साथ लागू हुआ। वर्तमान में इस प्रोटोकॉल के लिए 35 हस्ताक्षरकर्ता और 115 पक्ष हैं। जो सेकंड ऑप्शन प्रोटोकॉल आई थी, दिस प्रोटोकॉल एम्स टू एबॉलिश द डेथ पेनल्टी, मौत की सजा को समाप्त करना है। ये एंटर हुआ था 11 जुलाई 1991 को एंड इट करंटली हैज 37 सिग्नेटरी एंड 81 पार्टीज। 37 हस्ताक्षरकर्ता चाहिए और 81 पार्टीज हैं। इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966। Group Rights for Women, Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, adopted on 18 December 1979, came into force on 3rd September 1981. In total कितने आर्टिकल्स थे? 30। आर्टिकल 1 to 4, व्हाट कंट्रीज नीड टू डू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए देश को क्या करने की जरूरत है? उपरोक्त विधायी और अन्य उपायों को अपनाना जिसमें प्रतिबंध शामिल है, जहां मौजूदा कानून, विनियमों, रीति रिवाजों और प्रथाओं को उचित रूप से संशोधित या समाप्त करना है। जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का गठन करते हैं, पूर्वाग्रह और पुरानी प्रथागत प्रथाओं के उन्मूलन को प्राप्त करने की दृष्टि से पुरुषों और महिलाओं के आचरण को, सामाजिक और सांस्कृतिक पैटर्न को संशोधित करना। एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, right to the same employment opportunities, choice of profession, job securities and promotion, and other related rights. On health, maternity leave, special protection measure during pregnancy, and other related rights, and in all other legitimate spheres of political and social economic lives you can imagine. Article 17 to 30, specific provision related to administration of the treaty. कन्वेंशन की कार्यान्वयन की निगरानी CEDAW द्वारा स्थापित की जाती है। सीमित समिति 23 विशेषज्ञों से बनी है जिन्हें उनकी सरकारों द्वारा नामित किया गया है और राज्यों द्वारा चुना गया है। पार्टी कन्वेंशन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में उच्च नैतिक स्थिति और क्षमता के व्यक्ति के रूप में है। डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन अडॉप्ट किया गया था 20 दिसंबर 1993 को। Made for recognizing the urgent need of the universal application of women of the rights and principle with regards to equality, security, liberty, integrity and dignity of all human। पता है हर एक्ट जो भी आ रहा है ना, उसका एटलीस्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो एक्ट किस लिए बनाया गया, सिर्फ उसका मोटिव जरूर पता होना चाहिए कि सभी मनुष्यों की समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता, अखंडता और गरिमा के संबंध में महिलाओं के अधिकारों और सिद्धांतों के सार्वभौमिक अनुप्रयोग की तत्काल आवश्यकताओं को पहचानने के लिए बनाया गया है। Article 6 for Children, CRC, Convention on the Right of Child, adopted by the General Assembly on 20th November 1989, come into force on 2nd September 1990. 53 Article child is defined as a human being below 18 years of age, non-discrimination. राइट ऑफ लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 2 में। राइट ऑफ लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट आर्टिकल 6। राइट ऑफ व्यू ऑफ चाइल्ड एंड राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड आर्टिकल 12। ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑफ द कन्वेंशन एंड चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी। गैर
जीवन उत्तरजीविता और बच्चों के वैकल्पिक प्रोटोकॉल सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की बिक्री बाल वैश्यवृत्ति और बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित है। फिर आ गया पर्सन विद डिसेबिलिटीज CRPD adopted on 13 December 2006 came into force on 3rd May 2008। इसमें टोटल 50 आर्टिकल्स है। क्यों बना ये ये एक्ट? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन ये सुनिश्चित करता है कि विकलांग व्यक्ति सभी मानवाधिकारों का आनंद ले और और सार्वजनिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में भाग ले। इसमें कोई विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन विकलांग व्यक्तियों के दृष्टिकोण से सार्वभौमिक मानवाधिकारों को परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देना और समाज में उनके खिलाफ भेदभाव करने से रोकना है। The convention guarantees person with disability the right to एक स्वतंत्र और स्वायत्त जीवन, उनका अपना परिवार, रोजगार, एक पर्याप्त जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तक पहुंच। Participate in public and cultural life, protection against multiple discrimination, violence, exploitation and abuse. State parties are obliged to create focal points that supervise the implementation of their commitment under the convention. They must also develop a national program to implement and promote the convention. Elderly persons. There is not a UN treaty convention on aging till now, but the proposed convention on the right of the older person is likely to be the next major human rights treaty adopted by the United Nations. One existing initiative is the Madrid International Plan of Action on Aging, endorsed by the General Assembly in 2002, which called the elimination of age discrimination, neglect, abuse, and violence. It focuses on three priority areas: older person in development, advancing health and well-being into old age, and ensuring enabling and supportive environments. Minorities and weaker section. Declaration on the rights of person belonging to national or ethnic, religious, and linguistic minorities, adopted on 18 December 1992. 9 articles हैं इसमें। बेटा सब्जेक्ट सारे एक्स एक जगह लिख लो, उनकी डेट्स वो कब कब आया और किसमें कितने कितने आर्टिकल्स हैं, सब एक शॉर्ट नोट्स की तरह से बना लो। आर्टिकल्स को मैं डिटेल में नहीं देख रही हूँ। देख लो चलो। हम माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक देख रहे थे। 18 दिसंबर 1992 को आया और 9 लेख हैं इसमें, 9 आर्टिकल्स हैं टोटल। आर्टिकल 1 बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की जिम्मेदारियां। माइनॉरिटीज हैव द फॉलोइंग राइट्स: right to practice and profess their culture, right to be part of public life and decision making process of state without discrimination, right of form association, right to form contacts with other person of your minority group. अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की जिम्मेदारियां। अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है: अभ्यास करने और अपनी संस्कृति का दावा करने का अधिकार, भेदभाव के बिना सार्वजनिक जीवन और राज्य का निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, अपने अल्पसंख्यक समूह के अन्य लोगों के साथ संपर्क बनाने का अधिकार,
उपरोक्त अधिकार का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से या एक समूह के रूप में किया जाता है। राज्य उपाय करेगा, अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगा, अल्पसंख्यक का अवसर प्रदान करेगा। अनुच्छेद 5 राष्ट्रीय नीतियों को अल्पसंख्यकों के वैध हितों को बाधित नहीं करना। छोड़ो इसे। आर्टिकल 9 क्या है? संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली के विशेष एजेंसी और अन्य संगठन वर्तमान घोषणा में निर्धारित अधिकारों और सिद्धांतों की पूर्ण प्राप्ति में योगदान देंगे। छोड़ो से। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC Human Rights Day 10 December 1948 because on this day the UDHR was adopted, UN Declaration of Human Rights. NHRC was established on 12th October 1993. Headquarters Delhi में है. It is a statutory body but not a constitutional body because it was not established by the Constitution of India. It was established under Protection of Human Rights Act 1993. Human rights are defined under Section 2D of the Protection of Human Rights Act 1993 means the right relating to life, liberty, equality, and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the international conventions and enforceable by court in India. मानवाधिकारों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D के तहत परिभाषित किया गया था। मानवाधिकार का अर्थ है संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों से सन्निहित और भारत में न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार। Chapter 2 is concerned with the National Human Rights Commission. Chapter 3 Function and Power of the Commission. Chapter 4 Procedures. Chapter 5 State Human Rights Commission. Section 21 to 29. Chapter 6 Human Rights Courts and Special Public Prosecutor. Human Rights Courts के बारे में Section 30 में दिया हुआ है और Section 31 Special Public Prosecutor. Chapter 7 Finance, Accounts and Audit of the Commission. Chapter 8 Miscellaneous like the matter that are not subject to the jurisdiction of the Commission or constitute of investigation teams, etc. Important section है इसमें Section 3 Constitution of NHRC. NHRC compromise of chairperson. The chairperson should have been a Chief Justice of the Supreme Court. एक अध्यक्ष होगा और जो अध्यक्ष होगा वो उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए. There are 4 other members. These are कौन सी होनी चाहिए? One member who is or has been a judge of Supreme Court. One member who is or has been the Chief Justice of the High Court. अच्छा, सॉरी ज्योति, मैं अभी हिंदी में भी करती हूँ. थोड़ा सा बैक करते हैं हम चीजों को. NHRC से हम लोग दोबारा देख लेते हैं. ज्यादा इंग्लिश हो गया मेरे ख्याल से. यहाँ से ज्योति मैं आपको दोबारा करा देती हूँ एक बार हिंदी में भी करते हुए. मैंने मैसेज भी अब देखा आपको. अच्छा, सिर्फ आप ही हो ज्योति? ठीक है, मैं हिंदी में ही कराती हूँ ज्योति अब ना.
मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 क्योंकि इसी दिन यूएसडीआर ने को अपनाया गया था। एनएचसीआर की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह एक सांविधानिक निकाय है, लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि यह भारत के संविधान द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। मानवाधिकार को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D के तहत परिभाषित किया गया। मानवाधिकार का अर्थ है संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित और भारत में न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार। अध्याय 2 बोल रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चैप्टर 2 जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। 3 जो है आयोग के कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। 4 जो है प्रक्रियाओं यानी कि प्रोसीजर से रिलेटेड है। 5 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 6 मानवाधिकार न्यायालय और विशेष लोक अभियोजक आयोग का वित्त, लेखा और लेखा परीक्षक, विविध जैसे मामले जो आयोग के अधिकार क्षेत्रों, जांच दलों के गठन आदि के अधीन नहीं है। इसका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 3 एनएचआरसी का संविधान। एनएचआरसी में एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होना चाहिए था। चार अन्य सदस्य होते हैं। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, न्यायाधीश है या रह चुका है। एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रह चुका है। 2 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनके पास मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव 'निम्नलिखित आयोगों के अध्यक्षों को एनएचसीआर का सदस्य माना जाएगा: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। एक महासचिव आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। सेक्शन 4 में अपॉइंटमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 4 नियुक्तियां। एक समिति को सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति जिसमें शामिल है भारत के प्रधानमंत्री, समिति के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता। सेक्शन 5 में है रजिस्ट्रेशन एंड रिमूवल। चेयरपर्सन मेंबर रिजाइन टू द प्रेसिडेंट। जो अध्यक्ष है वो और सदस्य है वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे अपना। हटाने के लिए आधार, दुर्व्यवहार और अक्षमता साबित हुई। राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ दिए जाने पर जांच किए जाने के बाद ही उच्चतम न्यायालय द्वारा निष्कासन किया जा सकता है। ज्योति क्लियर है ना? मतलब जो समझा रही हूँ समझ आ रहा है ना? इसमें ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि मैं बहुत डिटेल बताऊं। और था रही वो इंग्लिश मीडियम की बात तो उसके लिए सॉरी, मैं इंग्लिश में हो गया था ज्यादा। ओके इस्तीफा सदस्य जो होगा वो किसको दिया जाएगा? अध्यक्ष और सदस्य जो है वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। हटाने के लिए क्या आधार होंगे? दुर्व्यवहार और अक्षमता साबित हुई हो। राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ दिए जाने पर जांच किए जाने के बाद ही उच्चतम न्यायालय द्वारा निष्कासन किया जा सकता है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकता है यदि अध्यक्ष या ऐसे सदस्य जैसा भी मामला हो को दिवालिया घोषित किया जाता है, नहीं तो अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यकाल के कर्तव्यों के बाहर किसी भुगतान किए गए रोजगार में संलग्न होना। बस इसीलिए मैं रफली बता रही हूँ। एनएचआरसी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बाकी मैंने इसलिए आपको डिटेल में बताया ही नहीं। आप भी देख रहे हो पूरा एक मैंने ऐसे ही खींच दिया है उसको बस, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है।
एनएचआरसी का थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। किस किस को हटाया जा सकता है? जो दुर्बल मन या शरीर के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो, अस्वस्थ चित्त का हो, सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो, नहीं तो दोषी ठहराया जाता है या ऐसे अपराध के लिए कार्रवाई की सजा सुनाई जाती है जिसमें राष्ट्रपति की राय से अनैतिक नैतिक अधमता शामिल है। सेक्शन 6 टर्म्स ऑफ ऑफिस, पद की अवधि क्या होगी? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। सदस्य जो है उनके लिए 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कार्यकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष या सदस्य को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत नियोजित नहीं किया जा सकता। फंक्शन ऑफ एनएचआरसी, suo motu or a petition presented by a victim or any other person on his behalf or by direction of court, सॉरी आप नहीं तो अनुच्छेद 12 एनएचआरसी के कार्य क्या होंगे? पूछताछ, स्वतः संज्ञान या किसी पीड़ित या किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से अदालत के निर्देश पर प्रस्तुत याचिका पर मानवाधिकार का उल्लंघन या इसके लिए उकसाना, लोक सेवक द्वारा इस तरह के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही, हस्तक्षेप, अदालत के समक्ष लंबित मानवाधिकार उल्लंघन की कार्रवाई में केवल इसी अदालत के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार के नियंत्रण में कोई जेल या अन्य संस्थान। संविधान या किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय, आतंकवाद के कृत्य सहित कारक जो मानवाधिकार को आनंद को रोकता है और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करते हैं। मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय उपकरण और उनके क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करें। मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना, प्रसार, मानव अधिकार साक्षरता प्रोत्साहित, एनजीओ और अन्य संस्थानों को प्रयास, ऐसे अन्य कार्य जिन्हें वह आवश्यक समझे। धारा 36 ऐसे मामले जो आयोग के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है। कोई भी मामला जो राज्य आयोग या किसी कानून के तहत विधिवत गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है, उस तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद कोई भी मामला जिस दिन मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला कृत्य किया जाता है, कथित तौर पर किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत स्थापित एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक केंद्र सरकार द्वारा नामित 5 सदस्य प्रतिष्ठित, क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को भारत के राजपत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। 1993 की मूल अधिसूचना में जैन अल्पसंख्यक नहीं थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग, संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के बारे में बात करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जाति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। आयोग के कर्तव्य, इस संविधान के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यक्रम का मूल्यांकन करना। ममता, आपने अभी ज्वाइन किया है?
ओके, तो खत्म है, तो टॉपिक क्लोज कर रही थी बस। ज्योति, अभी आप अपना सेल्फ स्टडी में कौन सा सब्जेक्ट चला रहे हो और कैसे कर रहे हो, बताना मुझे। एंड ममता, आप भी बताओ। अच्छा, आप कितने बजे आते हो कोर्ट से? ज्योति भी बाइक यूज कर रही है, ओके। ममता, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? कहाँ से हो ममता आप? ग्वालियर, ओके। एंड ज्योति, आप भी कोर्ट जाते हो ज्योति? ओके, वैसे आप कहाँ से हो ज्योति? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, यूपी, ओके। ठीक है, एमसीक्यूज में बना रही हूँ, एमसीक्यूज में जल्दी ही पोस्ट कर दूंगी। एंड ज्योति, सॉरी ममता, कल से ट्राई कीजिए आप अगर जल्दी निकल पाए, क्योंकि 5 बजे तक ही है मेनली कोर्ट का। तो अगर आप 5:30 तक भी आते तो हमारी क्लास 6 बजे की स्टार्टिंग है, तो आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। 8 o'clock कुछ इश्यूज आ रहे थे, इस वजह से मैं अब 8 o'clock की क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था 8 o'clock की क्लास कंटिन्यू करने में, क्योंकि जब तक बच्चे भी नहीं होते ना अच्छे, तब तक पढ़ाने में भी मजा नहीं आता। आप सब लोग होते हो, इंटरेक्टिव क्लास होती है तभी पढ़ाने में मजा आता है, नहीं तो ऐसे लगता है बस दीवार के आगे बोले जा रहे हो, उसके बिना तो फिर मजा नहीं आता पढ़ाने का। आईपीसी करा दूं? कोई नहीं, अब आईपीसी करा दूंगी। अच्छा, आईपीसी करना है, बीएनएस आईपीसी करना है। आप लोग, आप दोनों का किसी भी चीज को लेके कोई भी डाउट है तो आप कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया भाई, सर का मैसेज आ गया है, मेरे को भी क्लास क्विट करनी पड़ेगी। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में अपनी